नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह। आज हम लेखांकन के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप, साझेदारी। बेसिकली साझेदारी की आवश्यकता पड़ती क्यों है? क्योंकि मनुष्य अपनी दो तरह की क्रियाएं करता है, एक आर्थिक, दूसरी अनार्थिक। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य अपनी आर्थिक क्रियाएं करता है। कौन सी क्रियाएं करता है? आर्थिक क्रियाएं करता है। तो यहां पर थोड़ा सा अर्थशास्त्र आ जाता है। तो अर्थशास्त्र के 5 विभाग होते हैं। भूमि, अर्थशास्त्र के 5 विभाग होते हैं: उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व 5 विभाग होते हैं अर्थशास्त्र के। उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। सबसे पहला विभाग है वह है उत्पत्ति। उत्पत्ति यानी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या केवल एक ही व्यक्ति उत्पादन कर सकता है? अब उत्पादन करने के लिए भी उत्पादन करने के लिए कुछ उत्पादक सहायक को की आवश्यकता होती है। वे भी 5 हैं। उन 5 में है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। तो उत्पादन के जो 5 उपादान हैं या जो 5 सहायक हैं वे हैं भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। अब 5 चीजें जब हमें प्रोडक्शन के लिए आवश्यकता पड़ती है 5 की, तो क्या यह संभव है एक व्यक्ति के पास 5 चीजें हों? हो सकता है उसके पास भूमि हो तो वो श्रमिक नहीं हो सकता। हो सकता है वो श्रमिक हो तो उसके पास पूंजी ना हो। उसके पास सारी चीजें हों लेकिन उसके पास इतना साहस ना हो कि वो अपने उस धन को उत्पादन के कार्यों में लगाए। तो व्यक्ति क्या करता है? अपने आप को सेफ और सिक्योर रखने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए वहां पर अपने जैसे अपने सहायकों के साथ वो काम करना पसंद करता है। जब ये चीज कहीं आ जाए कि मुझे कोई भी कार्य अपने सहायकों के साथ, अपने जैसे व्यक्तियों के साथ करना है, तो वहां एक शब्द आता है जिसको हम साझेदार कहते हैं या पार्टनर। साझेदार या पार्टनर, ठीक। और जहां पर बहुत सारे साझेदार मिलकर किसी कार्य को करें, जहां पर बहुत सारे व्यक्ति या साझेदार मिलकर किसी कार्य को करें, तो उनके बीच उत्पन्न हुए उस संबंध को हम साझेदारी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? साझेदारी। यानी जब बहुत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करते हैं और उनका उद्देश्य लाभ कमाना और उस लाभ को आपस में बांटना होता है, तो उनके बीच उत्पन्न हुए इस संबंध को हम साझेदारी कहते हैं। और वे व्यक्ति जो आपस में मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं वे पृथक रूप से क्या कहलाते हैं? साझेदार कहलाते हैं। तो पार्टनर और पार्टनरशिप ये 2 चीजें हुई। बहुत सारे व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? साझेदार। और वे जिस कार्य को करते हैं उनके बीच में जो संबंध उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं साझेदार। तो मेरे ख्याल में साझेदारी का अर्थ स्पष्ट हो गया हो। अब परिभाषा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा सेक्शन कौन सी है? 4। धारा 4 के अनुसार
जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करने का निश्चय करते हैं तथा उस कार्य से उत्पन्न हुए लाभों को आपस में बांटने का एक वैधानिक अनुबंध करते हैं, तब उनके बीच उत्पन्न हुए इस संबंध को साझेदारी कहते हैं। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार ये परिभाषा दी गई है। बेसिकली किसी भी, अगर आप शेक हैंड भी करोगे किसी से तो अपने आप तो नहीं कर सकते, दूसरे व्यक्ति का होना आवश्यक है। कम से कम एक व्यक्ति और हो तभी आप एक दूसरे से हाथ मिला सकते हो, शेक हैंड कर सकते हो। तो साझेदारी में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2 व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है। बिना 2 व्यक्तियों के कोई भी साझेदारी नहीं हो सकती। अब 2 व्यक्ति हो तो अधिकतम संख्या कितनी हो? अधिकतम संख्या साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार अधिकतम संख्या 20। किसी भी साझेदारी में अधिकतम संख्या कम से कम 2 और अधिकतम 20 होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं साझेदारी के लक्षण। लक्षण में सबसे पहला लक्षण है अगर कहीं भी, चाहे आपकी पार्टनरशिप हो, चाहे आपका साइंस का कोई टॉपिक हो या सोशल साइंस का हो, यदि आपने उस टॉपिक का अर्थ ठीक से समझ लिया, उसकी परिभाषा ठीक से समझ आ गई, तो उसके लक्षण अपने आप निकल आएंगे। तो हमने क्या बात की थी कि कम से कम 2 साझेदारों का होना आवश्यक है। तो संख्या, साझेदारों की संख्या क्या होगी? 2। अधिकतम कितनी होगी? 20। कम से कम 2 साझेदार होंगे, अधिकतम संख्या 20 होगी। अब वे क्या करेंगे? कोई कार्य या व्यवसाय, व्यापार क्या करेंगे? कार्य करेंगे या व्यापार करेंगे। तो व्यापार कैसा होना चाहिए उनका? वैधानिक। उनका व्यापार कैसा होना चाहिए? वैधानिक। अब देखिए, 2 व्यक्तियों ने आपस में मिलकर एक काम करने की योजना बनाई कि हम क्या करेंगे, शाम को एक प्लास, एक पेचकस लेके और जितनी हमारे मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है सारी उतारेंगे और सुबह को बेच देंगे। लाभ तो होगा लाभ तो निश्चित रूप से, लेकिन क्या यह व्यापार हमारे विधान, संविधान या सामाजिक दृष्टि से वैध है? नहीं। तो हमें साझेदारी में कैसा व्यापार करना चाहिए या किस व्यापार को हम कर सकते हैं जो हमारे संविधान, विधान और सामाजिक दृष्टि से पूर्णतया वैध हो, वो कार्य हम कर सकते हैं। हम फल खरीद कर बेच सकते हैं, कोई दुकान खोल सकते हैं, या विभिन्न प्रकार के जितने भी कोई सेवा ले सकते हैं। पढ़ाने का काम हुआ, टीचिंग का हुआ, या डॉक्टर्स हुए, तो वो कार्य तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो कार्य बिल्कुल कदाचित नहीं करेंगे जो विधान द्वारा मान्य ना हो। अब इसका तीसरा और मुख्य लक्षण है, ये कार्य हम क्यों कर रहे हैं, इस कार्य को क्यों कर रहे हैं। तो उद्देश्य क्या होगा इसका? लाभ कमाना। इसका उद्देश्य क्या होगा? लाभ कमाना। हम कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे कि सामाजिक सेवा हो। समाज सेवा में साझेदारों की आवश्यकता थोड़ी होगी, समाज सेवियों की आवश्यकता होगी। तो साझेदारी का मुख्य लक्षण क्या है कि हमें जो भी व्यापार हम कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना और आपस में बांटना है। जब हम कोई व्यापार करेंगे तो उसका प्रबंधन भी करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बिना प्रबंध के कोई व्यवसाय चल जाएगा। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस, जब 5 चीजें हैं तो हो सकता है इन 5 को मैनेज करके एक अच्छे तरीके से, एक व्यवस्थापित तरीके से अगर हम कार्य करेंगे तभी हम अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। जो हमारा उद्देश्य क्या है? लाभ को कमाना। तो व्यवसाय का प्रबंध,
अब व्यवसाय का प्रबंध कैसे करेंगे? हो सकता है 4-5 व्यक्ति मिलकर अलग अलग कार्य करें, हो सकता है एक ही व्यक्ति मिलकर सभी साझेदारों की तरफ से कार्य करे। तो ये साझेदारी संलेख में लिख दिया जाता है कि यह व्यवसाय किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित होगा अथवा सभी व्यक्ति मिलकर इस कार्य को करेंगे। तो प्रबंधन ऐच्छिक है, हो सकता है एक पार्टनर प्रबंधन में हिस्सा ले और हो सकता है सभी पार्टनर हिस्सा ले। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, चाहे प्रबंधन एक व्यक्ति के द्वारा किया जाए और चाहे प्रबंधन 10 व्यक्तियों के द्वारा किया जाए, उसके लिए फर्म पूर्णतः उत्तरदायी होगी। फर्म का मतलब साझेदारी संस्था, एक व्यक्ति ने अगर कोई कार्य किया तब भी उतनी जिम्मेदार है और अगर 4 व्यक्तियों ने कार्य किया तब भी उतनी ही जिम्मेदार है। तो प्रबंधन के लिए फर्म अपने साझेदारों द्वारा किए गए कार्य के लिए सभी साझेदार उत्तरदायी होंगे, न कि एक। असीमित दायित्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असीमित दायित्व, असीमित दायित्व का क्या अर्थ होता है? तो मुख्य रूप से असीमित दायित्व जहां कहीं भी ये शब्द आ जाए, असीमित दायित्व का अर्थ होता है कि जिसकी सीमा ना हो। असीमित का मतलब जिसकी सीमा ना हो। तो यहां इस शब्द का अर्थ समझने के लिए असीमित दायित्व का अर्थ है, यदि किसी साझेदार ने कोई काम किया तो उसके लिए फर्म उत्तरदायी है, परंतु कहां तक उत्तरदायी है? फर्म की जितनी संपत्तियां हैं, यदि वो दायित्व उनसे पूरा हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा उस दायित्व को पूरा करने के लिए साझेदारों की निजी और व्यक्तिगत संपत्ति भी उसके लिए प्रयोग की जा सकती है। सीमित तो क्या होगा? किसी साझेदार ने 100 रुपए की पूंजी लगाई, किसी साझेदार ने 100 रुपए की पूंजी लगाई तो उसका दायित्व कितना होगा? 100 रुपए तक सीमित दायित्व होगा। लेकिन अगर 100 रुपए से पूर्ति नहीं हो रही है तो उसकी जो व्यक्तिगत संपत्तियां हैं उनको बेचकर, मान लो 200 रुपए देने हैं किसी साझेदार को और उसका दायित्व कितना था? 100 रुपए का। 100 रुपए तक सीमित दायित्व था, लेकिन देने कितने हैं? 200। तो 100 कहां से लाएगा? वो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से उसकी पूर्ति करेगा। इसका अर्थ है असीमित दायित्व। यानी कोई भी साझेदार फर्म के प्रति उसका दायित्व असीमित होता है। एक नाम, फर्म का क्या होगा? कोई ना कोई नाम अवश्य होगा, कुछ भी रख सकते हैं नाम। किसी भी यदि कुछ साझेदार मिलकर कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपने फर्म का नाम, वैध व्यवसाय, कौन सा व्यवसाय करेंगे, और ये सारी चीजें इसमें लिखी जाती हैं। और 7वां, व्यवसाय की प्रकृति, किस तरह का व्यवसाय करेंगे, और अंतिम है सद्विश्वास। साझेदारों के मध्य आपस में तालमेल होना बहुत आवश्यक है। यदि 4 आदमी मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं, एक कह रहा है नहीं ये कार्य इस तरीके से नहीं होगा, दूसरा कह रहा है इस तरीके से नहीं होगा, 4 की 4 राय होगी तो काम होगा या नहीं होगा? नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होगा। तो उनके बीच में एक विश्वास होना चाहिए और जो विश्वास कायम रहे ऐसा कार्य सभी साझेदारों को करना चाहिए। तो आज हमने पार्टनरशिप का अर्थ, परिभाषा और उसके लक्षणों पर चर्चा की। अब इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो अगला टॉपिक हमारा बनता है साझेदारी संलेख, जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डील। इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में और नई क्लास में करेंगे। धन्यवाद। जब अब शारीरिक सौंदर्यता बढ़ानी होती है तो आप जिम में जाते हैं, लेकिन जब आपको पर्सनैलिटी तो इम्प्रूव करनी हो, साथ साथ ही मानसिक पर्सनैलिटी इम्प्रूव करनी हो, तो आप कहाँ जाएंगे? उसके लिए आपको जाना होगा विज्ञान के जिम में। देश का पहला विज्ञान जिम कहें
या यूँ कहें कि देश का पहला विज्ञान चैनल है विज्ञान आओ करके सीखे। प्रगति विज्ञान संस्था का यह चैनल अपने आप में एक विज्ञान जिम है जहाँ पर आपकी और आपके बच्चों की मानसिक पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है।